प्रतियोगिता दर्पण जय सर के साथ क्लास में आज हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। जून माह का यह प्रतियोगिता दर्पण है और हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर ध्यान देते हैं कि कौन सी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटी हैं अभी। तो सबसे पहले एक मुद्दा है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इसको कह सकते हैं कि किस प्रकार अमेरिकी वीटो के चलते फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। देखिए, कोई भी एक देश है जब तक उसको संयुक्त राष्ट्र की मान्यता नहीं मिलती या संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं बनता तो उसे एक संप्रभु देश नहीं माना जाता है। फिलिस्तीन ने ऐसा क्या गलती किया है कि इसे अभी तक संयुक्त राष्ट्र के दर्जे में इसको शामिल नहीं किया गया है और इसके पीछे दुनिया के डेवलप देश हैं, वो नहीं चाह रहे हैं और खास करके अमेरिका है कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का दर्जा प्राप्त एक देश माना जाए। इसके पीछे कई कारण हैं। हो सकता है कि अमेरिका इजराइल की नज़दीकियाँ हो और इजराइल ही नहीं चाहता हो कि फिलिस्तीन को यूएन में शामिल किया जाए। तो आइए देखते हैं कि फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने का प्रस्ताव अप्रैल 2024 में एक बार पुनः उस समय रद्द हो गया जब 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में, ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिसमें अमेरिका के वीटो के कारण यहाँ आगे नहीं बढ़ सका। माने अमेरिका ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया और फिलिस्तीन को अभी यूएन में जगह नहीं दिया। सुरक्षा परिषद में इसके लिए अल्जीरिया द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर 18 अप्रैल को मतदान में 12 मत फिलिस्तीन के पक्ष में पड़े, जबकि 2 सदस्यों ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने मतदान में भाग ही नहीं लिया। मैंने 15 में 12 पड़े और 2 ने भाग नहीं लिया। कौन कौन भाग नहीं लिया, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने मतदान में भाग नहीं लिया, किंतु अमेरिका द्वारा वीटो कर दिए जाने के कारण, मानो अपना वीटो पावर लगा दिया अमेरिका, वीटो कर दिए जाने के कारण यह प्रस्ताव खारिज हो गया। ऐसा माना जा रहा था कि गाजा में हुई तबाही को देखते हुए अमेरिका इस बार प्रस्ताव पर वीटो नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका अपने पुराने विचार पर ही अड़ा रहा और इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि फिलिस्तीन को यूएनओ की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने के लिए सही तरीका इजराइल और फिलिस्तीन में सीधी बातचीत है। मतलब अमेरिका ने यह कहा, जब तक इजराइल और फिलिस्तीन सही ढंग से बातचीत करके अपने समझौतों पर सही नहीं उतरते, मतलब कि अपनी विवादों को दूर नहीं करते, तब तक फिलिस्तीन को यूएन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसमें अमेरिका और अन्य सहयोगी देश भी मदद करेंगे बातचीत करने में। अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों में सीधी बातचीत के जरिए समाधान होनी चाहिए। इस मामले में अमेरिका द्वारा वीटो पावर के इस्तेमाल की प्रशंसा करते हुए इजराइल ने जहां कहा कि एक शर्मनाक प्रस्ताव रद्द हुआ। देखिए, इजराइल फिलिस्तीन का दुश्मन है। इजराइल फिलिस्तीन की कहानी आपको हम अगले बार में बताएंगे। तो इजराइल खुश हुआ कि अमेरिका ने वीटो पावर लगा दिया और ये सीधी सी बात है कि अमेरिका और इजराइल की नज़दीकियाँ छुपी हुई नहीं हैं। और इधर ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ने जिस तरह से मतदान में हिस्सा नहीं लिया, तो ये 3 ऐसे राष्ट्र के कारण और मुख्य रूप से अमेरिका के कारण फिलिस्तीन को पुनः यूएन का पूर्ण दर्जा नहीं दिया गया। आतंकवाद को पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन अथॉरिटी, मतलब कि इन लोगों ने इजराइल ने ये कहा कि फिलिस्तीन आतंकवाद का जनक है और इजराइल पर जो हमले होते हैं फिलिस्तीन से, वो आतंकवादी हमले फिलिस्तीन सरकार ही करवाती है। तो यहां पर देखेंगे कि फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अयास ने अमेरिकी वीटो के निंदा करते हुए इस गलत और अनैतिक कहा है। तो सीधी सी बात है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति जो हैं महमूद अयास, उन्होंने अमेरिका के वीटो पावर का क्या कहा कि अमेरिका ने बहुत ही गलत करा और उसका निंदा किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव से एक और युद्ध की आहट। ध्यान रखिए, ये तो बात होनी ही थी।
क्योंकि जिस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहे हैं और गाजा पट्टी में जिस तरह से इजराइल ने मटिया मेट कर दिया और जिस तरह उस पर हमले हो रहे हैं इजराइल पर, तो एक तरह मुस्लिम ब्रदरहुड, आप समझ रहे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की विश्व में शुरू से ही चर्चा चलती आ रही है। और ये सभी मुस्लिम कंट्री जब किसी एक देश पर कुछ विशेष मुद्दे होते हैं तो वो एक तरफा हो जाते हैं। सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जरूर उससे अपनी दूरियां बना लेते हैं और अधिकांश लोग नजदीकियां बना लेते हैं। तो मुस्लिम ब्रदरहुड में ईरान एक ऐसा देश है जिसकी शुरू से न अमेरिका से पड़ती है न इजराइल से पड़ती है। और ईरान पूरे दुनिया में मिसाइल तकनीक को डेवलप करने के लिए जाना जाता है। ईरान एशिया में मिसाइल तकनीकी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। हालांकि उसके पास भी परमाणु मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन कुछ सूत्रों से खबर मिलती हैं कि ईरान के पास भी अभी परमाणु मिसाइलें बन चुकी हैं। तो अब जिस तरह गाजा पट्टी में और फिलिस्तीन में हुए इजरायली हमले का ईरान ने विरोध किया और कुछ दूसरे देशों पर भी इजराइल द्वारा हमला किया गया, तो ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते अपने आप को आगे करके और इजराइल पर हमले करने शुरू किए। हालांकि इसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ा है। तो इस तरह से एक नए विश्व युद्ध या विश्व युद्ध नहीं भी कहें तो देखा जा सकता है कि इजराइल और ईरान के बीच अगर युद्ध छिड़ जाते हैं तो यहाँ एशिया के लिए और विश्व के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होगा। इसके बारे में इसको बताया जा रहा है। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें एक ब्रैकेट में फिलिस्तीन के बारे में लगभग बताया गया है। फिलिस्तीन को विश्व के लगभग 140 देशों ने एक देश के रूप में मान्यता दे दी हुई है, तथापि अभी तक यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ण सदस्य नहीं बन सका है। इजराइल को 1947 में ही, जब भारत आज़ाद हुआ तो इजराइल को 1947 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो गई थी। ध्यान रखिएगा, सवाल आ सकता है कि फिलिस्तीन को जब अभी तक नहीं दी गई तो सवाल यहाँ बनता है कि इजराइल को कब दिया गया। तो 1947 में इजराइल को संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो गई थी, जबकि इजराइल उस समय बहुत ही छोटा देश था, इसकी एरिया बड़े नहीं थे। यह दूसरा अवसर है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने का फिलिस्तीन का प्रस्ताव रद्द किया गया है। मतलब कि 2024 के पहले एक बार और इस पर किया गया था। इससे पूर्व 2011 में इसके लिए प्रयास फिलिस्तीन ने किया था। फिलिस्तीन को इस वैश्विक संगठन में गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक का दर्जा 2012 में प्रदान किया गया था। देखिए, वो पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा तो ले सकता है, लेकिन पूर्ण सदस्य दर्जा नहीं दिया गया था। पहला प्रयास उसने किया था 2011 में और अभी प्रयास किया 2024 में, और दोनों में ही उसे यूएन में पूर्ण सदस्यता का दर्जा अभी तक दिया नहीं गया है, जबकि दुनिया के 140 देशों ने उसे दर्जा प्राप्त माना है। यह दर्जा फिलिस्तीन को इस संस्था की कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति तो प्रदान करता है, किंतु वह यूएनओ में लाए गए प्रस्तावों पर मतदान का अधिकार प्रदान नहीं करता। मतलब कि यूएन में जो कोई प्रस्ताव लाए जाते हैं उस पर फिलिस्तीन क्या करेगा, मतदान नहीं कर सकता। सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि उसको अगर कार्यवाही में पर्यवेक्षक का भाग लिया गया तो सभी तो काम तो करेगा, हिस्सा लेगा, परीक्षा करेगा, देखेगा, लेकिन जब वोटिंग की बात आ जाएगी तो उसका अधिकार नहीं होगा। ये तो बड़ी बात है कि आप देश के नागरिक हैं, जमीन खरीद सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एनआरआई की तरह वोट नहीं दे सकते। तो वही बात है, सब कुछ उसका है यूएन में, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, तो एक बड़ा अधिकार वो खो चुका है और उसके पास नहीं है। फिलिस्तीन के अतिरिक्त वेटिकन सिटी को दर्जा गैर सदस्यीय पर्यवेक्षक का दर्जा संयुक्त राष्ट्र में प्राप्त है। माने वेटिकन सिटी जो विश्व के सबसे छोटा देश है, तो इसे भी अभी गैर सदस्य का ही दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। देखिए, वो जो एक और देश के इजराइल और ईरान के बीच युद्ध है, इस पे आप ज़्यादा समझ रखिए। यूपीएससी और बीपीएससी केवल अक्षरशः पढ़ने से नहीं होता है। तो मैंने आपको गाइड कर दिया था कि इजराइल और ईरान के बीच एक और युद्ध हो सकते हैं जो विश्व के लिए खतरा है, तो इस पर आप नोट्स बनाए, डेटा बनाएं, तो उसकी मैंने चर्चा कर दी। अब देखिए, संयुक्त, यहाँ पर पहले हम लोग ब्रैकेट पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, एक ब्रैकेट में दिया गया है, चूँकि हम लोग करेंट पढ़ देते तो हम लोग पढ़ सकते हैं। एक ब्रैकेट में है कि वर्ष 2023 तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। वर्ष 2023 अब तक का सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की यह फाइनल रिपोर्ट दी गई। यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि हम लोग पिछले कई वर्षों में देखते आ रहे हैं कि फलाना वर्ष सबसे गर्म वर्ष रहा, उसके बाद कुछ और एक देश और गर्म देश रहा, उसके बाद फिर 2023 सबसे गर्म देश रहा। इससे सीधा पर्याय यह है कि विश्व का जो पृथ्वी का जो तापमान है दिनों दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान टेम्परेचर जो अभी पृथ्वी की है 15.5 डिग्री के आसपास है, कहीं कहीं पर 16 डिग्री भी आंकड़े मिलते हैं। अगर ये वृद्धि होकर के 20 डिग्री सी तक पहुंच जाती है, मैंने पृथ्वी का औसत तापमान अगर जैसे ही 20 डिग्री से पहुंच जाएगा, पूरे विश्व का कोई भी कोस्टल शहर और कोस्टल देश, तटीय देश या तटीय नगर बच नहीं पाएंगे और दुनिया की लगभग 2 अरब आबादी क्या होगी, उससे प्रभावित होगी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। रिकॉर्ड्स के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बीते वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की बात विभिन्न एजेंसियों ने जनवरी 2024 में कही थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अनंतिम आकलन में ऐसी ही संभावना व्यक्त की थी। WMO ने मार्च 2024 में जारी अपने फाइनल रिपोर्ट में अब इसकी पुष्टि कर दी है और संगठन की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि 2023 रिकॉर्ड पर अब तक का सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें वैश्विक औसत सतह तापमान पूर्व औद्योगिक आधार रेखा से माने प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन से 1.45 डिग्री सी माने 1.45 डिग्री सेल्सियस 0.12 डिग्री सेल्सियस की अनिश्चितता के मार्जिन के साथ मन ऊपर नीचे हो सकता है के साथ बढ़ा था। माना 1.45 डिग्री सेल्सियस तापमान 2023 का पिछले वर्षों से क्या रहा, अधिक रहा। रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 23 की अवधि रिकॉर्ड पर 10 वर्ष की सबसे गर्म अवधि थी। माने 14 से 23 मैंने 10 वर्षों में सबसे अधिक गर्म वर्ष 2023 था। तापमान पर टिप्पणी करते हुए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव, याद रखिएगा विश्व मौसम संगठन विज्ञान संगठन के महासचिव कौन है, सेलेस्टो सोलो, ने कहा कि हम कभी भी जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री सेल्सियस की निचली सीमा के इतने करीब नहीं थे। मानो माना था कि 1.5 डिग्री सी अगर वृद्धि होती है तो पृथ्वी के लिए क्या होगा, खतरा होगा। लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं कि 1.45 डिग्री सी के हम लोग आसपास पहुंच चुके हैं। माने 1.5 का मतलब हुआ 1.50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 1.45 है, तो मैंने बस 0.5 ही हम कम रहे हैं जो घोषणा की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आकलन में पिछले 174 वर्षों के रिकॉर्ड में सबसे गर्म वर्ष 2016 को अब तक माना जाता था, जब वैश्विक औसत सतह तापमान 1850 से 1900 के औसत तापमान से 1.29 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक दूसरे स्थान पर। वर्ष 2020 में औसत तापमान 1850 और 1900 के औसत से 1.27 प्लस माइनस 0.13 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मतलब कि पृथ्वी के टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। WMO की मार्च 2024 की फाइनल रिपोर्ट में वर्ष 2023 में वैश्विक औसत सतह तापमान 1850-19 के पूर्व औद्योगिक काल के औसत तापमान 1.45 प्लस माइनस जो अभी दिया गया है 0.12 डिग्री सेल्सियस अधिक बताया गया है। इसके साथ ही 2014-2023 के दशक में औसत तापमान 1850-1900 अवधि के औसत तापमान 1.27 प्लस माइनस 0.15 डिग्री सेल्सियस अधिक बताया गया है। WMO की मार्च 24 में जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, याद रखिएगा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि वायुमंडल ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता के कारण है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैसें, याद रखिएगा कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4 मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड N2O की सांद्रता 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। CO2, CH4 और N2O ये सबसे अधिक हानिकारक ग्रीन हाउस गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ा रहे हैं।
इन गैसों पर जब तक नियंत्रण नहीं की जाएगी तब तक पृथ्वी के तापमान जो कि बढ़ने की जो दर है उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो आप भी हैं, आप भी पृथ्वी पर रहते हैं, तो आप तो सोचते हैं कि हम तो अपना उम्र पूरा कर लिए, आगे आने वाली पीढ़ी का क्या। तो जब भी आप पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करें और मुख्य रूप से ऊर्जा का उपभोग करें तो आपने आने वाले पीढ़ियों के बारे में सोचें। इसका सीधा सा फंडा है, आप अपने कमरे से बाहर निकले तो लाइट ऑफ कर दीजिए, फैन ऑफ कर दीजिए, ज़रूरत से अधिक कहीं भी ज़्यादा एसी मत चलाइए, कूलर मत चलाइए, टीवी मत देखा कीजिए, तो ऐसे ही कंट्रोल होगा। क्योंकि आज की ऊर्जा अब लकड़ी और उपले वाली नहीं रह गई है, आज की ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिक हो गई है और इसको बनाने में आज भी जीवाश्म ईंधन का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। अगर जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं हो रहा है, एटॉमिक एनर्जी का भी प्रयोग हो रहा है, तो भी तो पृथ्वी में ऊर्जा बढ़ा ही रहा है। तो आप ऊर्जा खपत पर ध्यान दीजिए, ये मेरी सलाह है। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के सहायक निकायों के चुनाव में भारत की सफलता। याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत ने सफलता माने सीटें जीती हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के 17 सहायक निकायों में रिक्त पदों को भारत के लिए चुनाव 9 अप्रैल 2024 को कराए गए थे। चुनावों में भारत को भारी सफलता प्राप्त हुई। भारत को 2025-2029 के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग 2025-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड आदि निकायों के लिए चुना गया है। मतलब कि इन बड़ी संस्थाओं के लिए इन्हें भारत को चुना गया है। भारत की जगजीत पवड़िया को, नोट कीजिएगा, जगजीत पवड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में 2025 से 30 के लिए 5 वर्ष के लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुनावों में चुना गया है। याद रखिएगा कि वर्ल्ड नारकोटिक्स या अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ये क्या करता है, ड्रग्स पर कंट्रोल करता है, नशाओं पर कंट्रोल करता है, गलत दवाओं को कंट्रोल करता है नारकोटिक्स विभाग। तो इसके लिए भारत के ही जगजीत पवड़िया का चयन किया गया है। इसके लिए हुए गुप्त मतदान में सुश्री पवड़िया को, लेडीज हैं ये, 53 में से सर्वाधिक 41 मत प्राप्त हुए। मैंने 53 वोटों में 41 वोट से ये विजित रही और दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार थे उन्हें 30 मत मिले थे। बोर्ड की इन 5 सीटों के लिए कुल 24 उम्मीदवार थे। ज्ञातव्य है, ये आप जानते हैं कि 54 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग कौन कौन है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि से संबंधित गतिविधियों संबंध है। इसके 17 सहायक निकायों के चुनाव में भारत की व्यापक सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र स्थित भारतीय मिशन और विदेश मंत्रालय की टीम की सराहना विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर टिप्पणी में की है। मतलब कि भारतीय टीम जो यहाँ पर सफलता प्राप्त की है तो इसके लिए हमारे विदेश मंत्री ने भी इन्हीं की सराहना किया है। अब देखिए एक और रिपोर्ट देखा जाए, यहाँ पर एक रिपोर्ट देखिए, भूख की स्थिति के बीच विश्व में भोजन की बर्बादी, यूएनडीपी की फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में क्या कहा है ये जानिए। देखिए, इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि जहां विश्व में भूखमरी के शिकार हैं वहीं अमीरों के घर से उससे अधिक खाने नाले में बहाए जाते हैं। एक आंकड़ा ऐसा आया था कि शादी ब्याह में जितने खाना बनाए जाते हैं उसका 30% तो बर्बाद हो जाता है और भारत जैसे देश में बहुत अधिक बर्बाद होते हैं। आइए इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। विश्व में आय के स्तर के साथ साथ खाद्य उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि के बावजूद खाने की बर्बादी के कारण सभी लोगों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है तथा विश्व भर में 78.3 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 78.3 करोड़, इसको हम लोग 79 करोड़ ही मान लेते हैं।
या 78 ही करोड़ अगर रखें तो 78 करोड़ लोग आज के इस आधुनिक युग में जहां मानवता की और मानवाधिकारों की बात की जाती है, लोग भूखे सोने के लिए जिम्मेवार हैं। और ये लोग भूखे नहीं सोते अगर जिनके पास भरपेट भोजन है अपने भोजन का एक बड़ा या छोटा हिस्सा बर्बाद नहीं करते। आगे आते हैं। इसका विस्तृत आकलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की मार्च 2024 में जारी एक रिपोर्ट में किया गया है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट शीर्षक से वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट शून्य बर्बादी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च से पूर्व ही 28 मार्च को विश्व भर में जारी की गई है। देखिए 30 मार्च को मनाया जाता है कि शून्य बर्बादी, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग लिख सकते हैं कि भोजन की जो बर्बादी है मुख्य रूप से, तो इसको वेस्ट न किया जाए, इसके लिए 30 मार्च का एक दिन चुना गया है। लेकिन 28 मार्च को ही विश्व भर में जारी की गई एक रिपोर्ट 2024 की इस रिपोर्ट में 2022 के आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि वर्ष 2022 में विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया गया। सोचिए 2022 में ही विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद किया गया। और सोचिए कई वर्षों में खाना कितने अधिक बर्बाद हुए होंगे। रिपोर्ट के अनुसार खाने की बर्बादी में अमीर और गरीब देशों में कोई भी पीछे नहीं है। मतलब कि जो देश अमीर हैं या जो देश गरीब हैं, इन दोनों ही देशों द्वारा बर्बाद की जाती है। आप देखिए खुद भारत में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दी जा रही है और उन घरों में भी अनाज बर्बाद होते हैं। इसमें बताया गया है कि गांवों के लोगों की तुलना में शहरी लोग ज़्यादा खाना बर्बाद करते हैं। बात तो सही है, क्योंकि गांव के लोग अगर बचा खाना कुछ कहीं बच जाता है तो गाय भैंसों को खिला देते हैं, लेकिन शहर में ये लोग तो नाली में ही डालते हैं, या कचड़ा वाले जब आते हैं सफाई वाले तो उनके गाड़ी में डाल देते हैं। इसके पीछे कारण यह बताया गया कि गांव के लोग एक बार में ज़्यादा खाना नहीं लेते, इसके अतिरिक्त बचा हुआ खाना वह अपने पालतू जानवरों को खिला देते हैं। मुद्रा मूल्य में देखा जाए, मैंने इसको अगर पैसे में तुलना की जाए, तो पर्यावरण कार्यक्रम की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $1 ट्रिलियन का खाना बर्बाद किया गया और भारतीय रुपये मूल्य में यह 84 लाख करोड़ रुपए का बराबर था। सोचिए 84 लाख करोड़ रुपया किसी देश का वार्षिक बजट भी नहीं होता, और इतने करोड़ रुपए के 84 लाख करोड़ रुपए का खाना सिर्फ 2022 में बर्बाद कर दिया गया। इससे अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर समझिए कि आप किसी भूखे को भूखा रखने में आप भी जिम्मेवार हैं। अगर आप अपने थाली से कुछ अन्न सब्जी बर्बाद करते हैं तो ये आप पर आरोप लगता है कि आप किसी भूखे को भूखा रखने के लिए जिम्मेवार हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बर्बाद किया गया 1.05 बिलियन टन खाना खाने के लिए उपलब्ध कुल खाने का 19% था। सोचिए अगर 100% खाना भोजन उपलब्ध है तो उसका 19% भाग हम लोग क्या करते हैं, नालियों में और व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। और ये अगर 19% देखा जाए तो वही लोग आज खाने के लिए क्या हैं, तरस रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट किए गए 1.05 बिलियन टन खाने का 60% अर्थात 63.1 करोड़ टन खाना परिवारों द्वारा, 29 करोड़ टन फूड सर्विस द्वारा तथा 13 करोड़ टन खाना रिटेल सेक्टर द्वारा बर्बाद किया गया। सोचिए माने फूड सर्विस जो देते हैं वो भी बर्बाद करते हैं, और रिटेल सेक्टर द्वारा भी 13 करोड़ टन खाना बर्बाद किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति 79 किलोग्राम खाना बर्बाद किया गया। मैंने सोचिए 2022 में प्रति व्यक्ति 79 किलोग्राम खाना 79 बर्बाद किया गया, जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, हम भी सम्मिलित हैं, किया गया। गरीब देशों में इस वर्ष के दौरान बर्बाद किया गया खाना प्रति व्यक्ति 72 किलो था। रिपोर्ट के अनुसार यह खाना
नेक्स्ट पेज पर देखा जाए, रिपोर्ट के अनुसार यहां खाना उस समय बर्बाद किया गया जब विश्व भर में 78.3 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोने को क्या हैं, मजबूर हैं। यह खाना तब बर्बाद हो रहा है जब दुनिया भर के लगभग 79 करोड़ लोग, ये तो आंकड़ों में है, बहुत आंकड़े छिप जाते हैं, 79 करोड़ या 100 करोड़ भी मान लीजिए, 100 करोड़ लोग से अधिक लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर थे। आइए, भूखे पेट कौन सोते हैं? एका दुआ आलसी लोगों को छोड़ दिया जाए और बेगर लोगों को, तो इसमें अधिकांश वे लोग भी हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, भूखे पेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है उसने कुछ नहीं खाया, उसने खाया जरूर लेकिन उसका आत्मा तृप्त नहीं हुआ, पेट नहीं भरा, ये भी इसमें सम्मिलित होता है। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शहरों में मजदूरी करते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनकी अगर रोटी खाने की क्षमता 8 रोटी है तो 3 रोटी और 4 रोटी पर भी काम चलाते हैं, तो उन्हें भूखा पेट ही कहा जाएगा, भरा पेट नहीं कहा जाएगा। अब देखिए जाएगा कि भारत के संबंध में वर्ष 2024 की इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में भूख से प्रभावित जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक होने के बावजूद भारतीय परिवार वर्ष 78.2 बिलियन टन खाना बर्बाद करते हैं, माने प्रति वर्ष, यहाँ पर प्रति वर्ष होना चाहिए, प्रति वर्ष 78.2 मिलियन टन खाना बर्बाद करती है। इस प्रकार देश में प्रति व्यक्ति 55 किलोग्राम खाना प्रति वर्ष बर्बाद किया जाता है। आप रिपोर्ट लिख सकते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति एक साल के दौरान 55 किलो खाना बर्बाद किया जाता है। देखिए, मैंने इसका एक सीधा सा आंकड़ा जुटाया है, मेरा भी किचन है, उसके भागीदार हम भी हैं। कभी बच्चों द्वारा अगर एक रोटी छोड़ दिया गया या नाश्ते का एक पूरी छोड़ दिया गया प्रतिदिन, तो जिस घर में 2 बच्चे हैं तो महीने में 60 रोटियां छोड़ दी गई, और मेरा भोजन खुद 4 से 5 रोटी है, तो 12 × 60 माने आधे महीने का खाना तो मेरे बच्चे बर्बाद कर दिए। सोचिए, अगर आपके घर में 1 रोटी डेली फेंकी जाती है तो महीने में 30 रोटी फेंकी गई, और आप 5 रोटी खाते हैं तो आपका 6 दिन का खाना माने महीने का चौथाई खाना एक आपने बर्बाद कर दिया। और इस खाना को कमाने के लिए, खाने के लिए जितना आप मेहनत करते हैं वो कितना लगता है। तो इस छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान रखते हैं, अपने किचन में खाना को थोड़ा सा कम ही पकाते हैं और लगता है कि नहीं से मेरा काम चल जाएगा, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, आप इसे शेयर जरूर करें। भारत में भी भोजन की बर्बादी शहरों के तुलना में गांवों में कम रिपोर्ट में बताई गई है। ऐसे भी गांव के लोग अन्नदाता होते हैं, और मैं ये बात अपने डेली बच्चों कहता हूँ, आज भी कह गया हूँ कि आपने अगर दाल के 4 दाने गिरा दिए हैं तो मैंने आज ही कहा है कि आप उन गांव के किसानों को नहीं देखते हो कितना मेहनत करते हैं, वो अपने खेत में गिरे हुए एक अनाज को भी चुन के अपनी टोकरी में रखते हैं। और मैंने अपने पिताजी को भी देखा हुआ कि अगर खेत में धान की बाली गिरी हुई है तो उसे उन्होंने चुना है और रखा हुआ है, जमींदार होते हुए भी। तो बड़ी बात यह है कि किसान और किसान को समझने वाले जो लोग हैं वो अपने भोजन को बर्बाद नहीं होने देंगे। वर्ष 2022 में दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी सबसे कम भूटान में 19 किलोग्राम प्रति वर्ष तथा सबसे अधिक मालदीव में 210 किलोग्राम प्रति वर्ष बताई गई है। देखिए, मालदीव एक ऐसा देश है कि अगर पर्यटन हटा दिया जाए तो इसको भीख भी नहीं मिलेगा, कुछ के पास भीख लेने के लिए भी नहीं है, लेकिन यह सर्व करने वाली, जो हमने ऊपर पढ़ा है, सर्व करने की तकनीक के माध्यम से आपने तो पर्यटक से अधिक पैसा ले लिया, उसको खाना दे दिया और पूरा खाया नहीं। आप खाने का पैसा ले लीजिए लेकिन उसको थोड़े थोड़े मात्रा में दीजिए, और उसे खाना बच जाता है तो उसे आप बोलिए कि नहीं आपका ये पैसा तो आ गया, ये गरीबों को जाएगा। ये होटल वाले को करना चाहिए। पटना में भी एक होटल है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा, शुभराज फूड्स है, वो अपने बचे हुए भोजन को गरीब लोगों को डेली खिला देता है। ऐसे होटल वालों का नाम बिल्कुल सार्वजनिक रूप से लेना चाहिए। इसमें इससे कम पाकिस्तान में यह 130 किलोग्राम व्यक्ति प्रति वर्ष तथा अफगानिस्तान में 127 प्रति वर्ष। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर आटे के लिए मारामारी होती है।
अफगानिस्तान भी है जहाँ पर अन्न की खेती बहुत कम होती है। तो पाकिस्तान में अभी अन्न की मारामारी हुई। पिछले दिनों आपने देखा है कि ट्रक पे जब आटे की बोरियां गईं तो उसको लूटने के लिए बम, हथियार और गोले चले। उस देश में भी, पाकिस्तान जैसे देश में भी 130 किलोग्राम खाना प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति बर्बाद किया जाता है। तो सोचिए कि अगर इस बर्बादी को पाकिस्तान अगर बचा लेता तो वह कटोरा लेके दुनिया के देशों के पास चावल और गेहूं मांगने नहीं जाता। इसी में हमारा प्याज और आलू जैसे भी सब्जियां आती हैं। प्रति वर्ष हमारे देश में प्याज और आलू की कीमतें बढ़ जाती हैं। और इन चीज़ों को बचाया गया, न सिर्फ भोजन के रूप में बल्कि स्टोरेज के रूप में भी बचाया गया, तो हमारा देश बहुत कुछ बचा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, एक ब्रैकेट दिया गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में 2022 में पारिवारिक स्तर पर भोजन की प्रति व्यक्ति बर्बादी कितनी है। इसमें से कुछ आंकड़े हैं। जैसे मालदीव सर्वाधिक है, 207 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी है प्रति वर्ष है। पाकिस्तान में 130, अफगानिस्तान 127, नेपाल 93, बांग्लादेश 82, श्रीलंका 76, भारत 55 और भूटान 19 किलो खाना। मतलब कि अगर देखा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत के पड़ोसी देशों में, तो भूटान सबसे कम अनाज बर्बाद करने वाला एक संप्रभु देश है। खाने की बर्बादी के मामले में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वर्ष 2024 की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट इस तरह की दूसरी रिपोर्ट है। मैंने पहले भी रिपोर्ट जारी कर चुका है 21 में, जिसमें 2019 में भोजन की बर्बादी के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। दोनों रिपोर्ट की तुलना में पता चलता है कि 19 की तुलना में 22 में पारिवारिक स्तर पर भोजन की बर्बादी में वृद्धि हुई। मतलब कि अगर ऐसे आंकड़े जनता के पास पहुंचाए जाते हैं, सरकारों के पास ये आंकड़े दी जाती हैं, उसके बाद भी भोजन की बर्बादी होती है। अब यह एक बड़ा मैटर ये है कि यह रिपोर्ट कितने लोग पढ़ते हैं। मैं तो आपको प्रतियोगिता दर्पण जून 2024 का पढ़ा रहा हूं। आप अगर इसके पहले इस रिपोर्ट को शायद ही नहीं पढ़े होंगे। सरकार में कितने सरकार पढ़े होंगे? केजरीवाल पढ़ा होगा, तेजस्वी पढ़ा होगा, मोदी जी भी नहीं पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो अपने जनता तक नहीं पहुंचाए होंगे। ऐसे रिपोर्ट को जिस तरह लोग अपने पार्टियों का प्रचार करते हैं या दूसरे मुद्दों का प्रचार करते हैं, कंपनियां प्रचार करती हैं, कभी कभी ये भी टीवी पर बहस का मुद्दा होना चाहिए। कभी कभी ये भी भारत जितनी बड़ी एजेंसियां, न्यूज एजेंसियां, उन्हें भी इस पर डिबेट का विषय बनाया जाना चाहिए। तो बस डिबेट का विषय यही होता है कि स्वाति मालीवाल को कहाँ कहाँ मारा गया और किसने मारा, क्यों मारा, केजरीवाल घर से बाहर निकले कि नहीं निकले, क्या यही मुद्दे से देश और समाज में सुधार आएगी? तो ऐसे रिपोर्ट जो हैं मीडिया वालों को भी सार्वजनिक करने चाहिए। 2019 में प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी 74 किलोग्राम थी, जो 2022 में बढ़कर 79 किलोग्राम हो गया। इस अवधि में भारत में यह बर्बादी 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़कर 55 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो गई। अब वर्ष 2019 में उपभोग के लिए कुल 5.3 बिलियन टन भोजन विश्व में उपलब्ध था, जो 2022 में 5.5 बिलियन टन हो गया था। तो इस तरह के जो आंकड़े हैं वह स्टूडेंट भी कोई अगर पढ़ता है तो उसे आगे बढ़ाने चाहिए। 2019 में भोजन की बर्बादी 9 से 31 मिलियन टन रही, जो कुल उपलब्ध भोजन का 17% थी, जबकि 22 में बर्बादी 1.05 बिलियन टन, जो कुल भोजन में 2% बढ़ गया और 19% रही। परिवार स्तर पर भोजन की बर्बादी वर्ष 2019 में प्रति व्यक्ति 74 किलोग्राम से 2022 में बढ़कर कितना हो गया? 79, माने 5 किलोग्राम वृद्धि हुई। ऐसे रिपोर्ट जारी करने के बाद और दूसरे लोगों को समझाने के बाद में। चलिए एक और देखा जाए ब्रैकेट में करंट अफेयर्स है कि रूस की हैवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा F5 की सफल उड़ान। देखिए, एक तरफ जहां रूस यूक्रेन से युद्ध कर रहा है और इसी कंडीशन में वह अपने रॉकेट तकनीक में भी लगातार बढ़ोतरी करते जा रहा है। यह दुनिया के देशों को सीखते रहना चाहिए कि युद्ध अपने जगह पे है और डेवलपमेंट अपने जगह पर है। तो रूस को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बल प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी सफलता अप्रैल 2024 में उस समय मिली जब अपने भारी भरकम अंगारा F5 रॉकेट की उड़ान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। रूस के सोवियत काल के प्रोटॉन M रॉकेट का स्थान लेने के लिए
यह विकसित किया। ध्यान रखिएगा, किस रॉकेट का स्थान लेगा? तो सोवियत काल के प्रोटॉन एम रॉकेट का स्थान यहां लेगा। भारी भरकम रॉकेट की सफल उड़ान सुदूर पूर्व वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से किया गया। जगह का नाम क्या था? वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से 11 अप्रैल 2024 को संपन्न किया गया। यह इस रॉकेट की तीसरी उड़ान थी। इसकी पहली 2 उड़ानें क्रमशः 2014 और 20 में हुई थी। अंगारा परियोजना की शुरुआत रूस में 1991 में की गई थी। अंगारा का यह नामकरण साइबेरिया की एक नदी के नाम पर रखा गया है। और ध्यान रखिए कि एक अंगारा जगह का भी नाम था, अंगारा लैंड, तो उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। 11 अप्रैल 2024 की परीक्षण उड़ान द्वारा टेस्ट लोड की लो ऑर्बिट में, निचले कक्षा में स्थापित किया गया और 773 टन वजन के इस भारी भरकम रॉकेट द्वारा लगभग 24.5 टन पे लोड को अंतरिक्ष में ले जा सकता था। मैंने उस पर जो लोड किया गया, कितना किया गया? 24.5 टन पे लोड को अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है। 11 अप्रैल की सफल उड़ान से पहले 11 अप्रैल के सफल उड़ान से पहले 2 बार 9 और 10 अप्रैल को तकनीकी कारण से इसके उड़ान को क्या कर दिया गया था? रोक लगा दी गई थी। तकनीकी खामियां थी, इसलिए बढ़ाया गया। अंगारा A5 रूस की महत्वाकांक्षी हैवी लिफ्ट रॉकेट है। यह आने वाले वर्षों में रूस के प्रोटॉन एम रॉकेट का स्थान लेगा और रूस का रक्षा मंत्रालय भी इस परियोजना में शामिल है। केवल रूस निर्मित उपकरणों का प्रयोग ही इसमें किया गया है। तो ध्यान रखिए, अंगारा A5 का सफल परियोजना किया गया है, जो यह प्रोटॉन एम रॉकेट का स्थान लेगा। एक सवाल बनता है आपका। अब देखिए, रेगिस्तान में बसे दुबई में वर्षा का कहर, क्लाउड सीडिंग से प्रशासन का इनकार। दुबई को लोग कहता है कि रेगिस्तान है, बिल्कुल रेगिस्तान है, बादल वहाँ नहीं बनते। लेकिन आज के ग्लोबल वार्मिंग युग में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो रेगिस्तान वाले अपने घरों के बाहर नालियाँ नहीं बनाते, तो वो भी अब नालियाँ और नहरें बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि अभी जो दुबई ने वर्षा का कहर देखा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्लाइमेट चेंज के इस दौर में और ग्लोबल वार्मिंग के इस युग में मौसम कहीं भी कुछ भी परिवर्तन कर सकता है और क्लाइमेट कहीं भी चेंज हो सकता है। हमारे भारत में भी राजस्थान में पिछले वर्षों में कई ऐसे बाढ़ घटनाएं देखी गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि जंगली क्षेत्रों को छोड़कर अब बालुई क्षेत्रों की ओर वर्षा बढ़ती जा रही है। कुछ भी हो सकता है, यह नेचर है। आइए इसको जाना जाए। सूखे रेगिस्तान के साथ साथ अत्याधुनिक गगनचुंबी इमारतों, खूबसूरत शहरों और वैभवशाली अर्थव्यवस्था आदि के लिए विख्यात संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, बहरीन आदि देशों में अप्रैल 2024 के मध्य में हुई भीषण वर्षा ने न केवल आम जीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया, बल्कि 15 अप्रैल की शाम शुरू हुई भीषण वर्षा ने देखते देखते तूफान का रूप ले लिया तथा 24 घंटे के भीतर ही दुबई में इतना पानी बरसा जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। सोचिए, दुबई में इतना वर्षा हुआ 15 अप्रैल को कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा गया कि दुबई में का जो लाल बालू था, अब वहां व्हाइट पानी दिख रहा है। वर्षा के कारण कई लोगों ने अपनी जानें जहां गंवाई। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, सड़कों, मॉल, सब जगह पानी ही पानी घुस गया। विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में गिने जाने वाला दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा तथा बड़ी संख्या में यात्री जहां तहां फंस गए। भारत और दुबई के बीच संचालित कम से कम 30 हवाई उड़ानें रद्द की गईं। 75 वर्षों में पहली बार इतनी रिकॉर्ड वर्षा संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज की गई। यूएई के ओमान की सीमा से लगे एक शहर अल एन में 254 मिलीमीटर वर्षा, मतलब 10 इंच वर्षा 24 घंटे में दर्ज की गई। इसे क्लाउड बर्स्ट भी कहा जाता है। अगर 5 इंच भी वर्षा हो जाए किसी क्षेत्र में तो उसे क्लाउड बर्स्ट की ही संज्ञा दी जाती है। भले ही 24 घंटे में हुआ, कुछ मिनटों में हो जाता है। तो एक तरह से क्लाउड बर्स्ट जहां पर होता है, क्या नज़ारा होता है, इसे दुबई ने भी और यूएई ने भी महसूस किया है।
यह 1949 जब से रिकॉर्ड उपलब्ध है के पश्चात सर्वाधिक वर्षा बताई गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर कदम इन देशों ने उठाए गए। रेगिस्तानी इलाकों में वर्षा ज्यादा होने के कारण जल की निकासी की समुचित व्यवस्था भी इन देशों में नहीं होती है, जो मैंने पहले ही बताया कि लोग नाली वाली नहीं बनाते, तथा अत्यधिक शहरीकरण के कारण नमी को सोखने के लिए हरित क्षेत्रों में भी वहाँ कमी है। माने वहाँ तो एक ग्रीन क्षेत्र नहीं है, माने जंगल वगैरह नहीं है कि पानी को सोख सके, तो इसकी भी कमी है। व्यापक स्तर पर हुई वर्षा के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की बातें विश्व भर में उठी है, मतलब कि हमारे द्वारा ही क्लाइमेट चेंज किए जाते हैं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थी मिस कुमारी सैंपल, मैंने कुमारी सैंपल, उन्होंने कहा था कि मनुष्य जिस दिन से 4 पाया से 2 पाया जानवर बना, वो प्रकृति का तेजी से दोहन करना शुरू किया। और बात सही है, हम आप सब मिलकर प्रकृति को उन दोनों हाथों से लगातार बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि हम तो पेड़ नहीं काटते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो वो लोग भी अपने जलने पर कम से कम एक पेड़ का इंतजाम तो करके जाएं। तो प्रकृति का तो छेड़छाड़ हम लोग कर ही रहे हैं। विश्व भर में उठे तथा कृत्रिम वर्षा के लिए वहां कराई जाने वाली क्लाउड सीडिंग को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। मतलब कि दुबई जैसे देशों में या जो सम्राट देश हैं, तो कभी कभी क्लाउड सीडिंग जो कराया जाता है तो उससे वर्षा होती है। अब क्लाउड सीडिंग कहीं एक जगह हो गया तो हो सकता है कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ हो, और वहाँ प्रकृति ने कहा कि तुमने बरियारी वर्षा कराया, लो हम करा रहे हैं। इससे कोई मानक नहीं है, मैं भी एक ज्योग्राफर हूँ, लेकिन इससे कोई मानक नहीं है कि यूएई में जो वर्षा हुआ वो किन कारणों से हुआ। लेकिन इतना तो कारण तय है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से कहीं कभी का क्लाइमेट बदल सकता है, लेकिन क्लाउड सीडिंग भी इसके लिए माना जाता है। क्लाउड सीडिंग को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। यद्यपि अधिकांश वैज्ञानिकों ने इस संकट के पीछे क्लाउड सीडिंग होने से इनकार किया है। इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ कि क्लाउड सीडिंग में कुछ ही समय के लिए छिड़काव करके वर्षा कराई जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्लाउड सीडिंग के बारे में जानकारी दी गई है। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड मुख्यतः पदार्थों को विमानों की मदद से बादलों में छिड़का जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या क्या? सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड व सोडियम क्लोराइड। माने मुख्य रूप से सिल्वर आयोडाइड को जब हम लोग मशीनों की सहायता से बादलों पर छिड़कते हैं तो इनके संपर्क में जब बादलों के कण आते हैं तो भाप ठंडी होकर वर्षा बूंदों में क्या होती है, बदल जाती है। माने सिल्वर आयोडाइड जो है वो वायुमंडल में बादलों के बीच संघनन का काम करती है। सिल्वर आयोडाइड से बादलों के बीच कृत्रिम संघनन करा दिया जाता है, जिससे जलवाष्प जलबूंद का रूप लेकर नीचे वर्षा के रूप में गिरने लगती हैं। यही कहलाता है क्लाउड सीडिंग। तथा वर्षा की स्थिति अंततः इस कृत्रिम तरीके से उत्पन्न हो जाती है। खाड़ी के देशों के अतिरिक्त चीन, अमेरिका और भारत सहित विश्व के लगभग 60 देश कृत्रिम वर्षा के इस तकनीक का विकसित कर चुके हैं। भारत में भी कभी कभी वर्षा कराई जाती है। बहुत ज़्यादा दिल्ली में ही कराया गया था। अगर दिल्ली में बहुत ज़्यादा मतलब कि वायुमंडल में प्रदूषण हो गया था तो उसको भी कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग के बारे में बात की गई और कई जगहों पर कराया भी गया। अब देखिए एक चीज़ और जो है हेपेटाइटिस, जिसको हम लोग भारत में बहुत लोग पीलिया जॉन्डिस कहते हैं, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसके पीछे वृद्धि का 2 मुख्य कारण है। एक कारण है पहला, लोगों के पास स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं, और डिब्बा बंद खाना, पैकेजिंग फूड, ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों के लीवर को खराब कर रहा है। देखिए विश्व में हेपेटाइटिस संक्रमितों की संख्या 25 करोड़ से अधिक, WHO रिपोर्ट। क्या है इस आंकड़े में, उससे पहले मैं ही बताता हूँ आपको कि ये 2 कारणों से, गंदे पानी और गंदे भोजन, जो आपके लीवर को लगातार खराब कर रहा है। हेपेटाइटिस लीवर बीमारी है जिसमें वसा का पाचन नहीं होता, और वसा को रिजर्व और पाचन कराने का काम किसका होता है? आपके जिगर का होता है, लीवर का होता है, करेजा भी उसको बोलते हैं। लीवर को हम लोग देहाती भाषा में करेजा भी कहते हैं। विश्व में हेपेटाइटिस के प्रकोप और इसके होने वाली मौतों की संख्या आदि के संबंध में ताजा रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अप्रैल 2024 में विश्व हेपेटाइटिस सम्मेलन के अवसर पर जारी की गई। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि
पहचान एवं उपचार के बेहतर तरीकों की खोज और इनकी घटती हुई कीमतों के बावजूद विश्व में हेपेटाइटिस के कारण होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट 187 देशों से प्राप्त किए आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि इसमें क्या क्या है। हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की संख्या 2019 में 11 लाख थी और 22 में 13 लाख बढ़ गई। इस प्रकार लगभग 3500 लोगों की मृत्यु प्रतिदिन हेपेटाइटिस के कारण हो रही है। ध्यान रखिएगा, विश्व में प्रतिदिन 3500 3,500 लोग केवल लीवर खराब होने से लोग हेपेटाइटिस से क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसके बावजूद रिपोर्ट में आशा व्यक्त की गई कि उपयुक्त कदम उठाने से 2030 तक इस रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अगर सही बातें, सही पानी, सही भोजन, सही आपका नियमित जब दिनचर्या हो जाएगी तो ऐसे से 2030 तक इसमें कमी लाई जा सकती है। 2022 में हेपेटाइटिस के कारण हुई कुल 13 लाख मौतों में से 83% हेपेटाइटिस बी के कारण और 17% हेपेटाइटिस सी के कारण हुई है। हेपेटाइटिस बी क्या है? बिल्कुल ही एक संक्रामक रोग है जो लोगों के संपर्क में आने से, उनके सांस के द्वारा, उनके जूठे भोजन, उनके साथ रहने, चुंबन करने, उनके ब्लड को चढ़ाने इत्यादि से हेपेटाइटिस बी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और हेपेटाइटिस सी भी एक संक्रामक और खराब रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार 2022 में विश्व में 25.4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से और 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में बताया गया है कि 2019 में नए पीड़ितों की संख्या 25 लाख थी, जो 2022 में जो नए पीड़ित हुए वो 2.2 लाख रही। इस प्रकार विश्व में 6000 से अधिक लोग प्रतिदिन हेपेटाइटिस के शिकार होते जा रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में हुए पीड़ित 22 लाख है। ये 22 लाख लोगों में से 12 लाख हेपेटाइटिस बी तथा 10 लाख लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हुए। माने ऐसा कहा जाए तो नए पीड़ित में तो संख्या कम आई है, शिकार बने थे। पुनः विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हेपेटाइटिस संक्रमण में सर्वाधिक 8.3 करोड़ मामले चीन में थे। माने चीन में सर्वाधिक लीवर खराब हो रहे हैं क्योंकि चीन सबसे अधिक गंदा खाना खाता है, वो आपको भी खा जाएगा। यह संपूर्ण विश्व में हेपेटाइटिस मामलों का 27.5% है। रिपोर्ट के अनुसार चीन और भारत के साथ साथ बांग्लादेश, इथियोपिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, रूस, वियतनाम सामूहिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी के वैश्विक बोझ का लगभग 2/3 वहन करते हैं। देखिए, इसमें से एक रूस को छोड़ दिया जाए तो ये सारे देश लगभग क्या हैं, विकासशील श्रेणी में आते हैं या गरीब देश के रूप में आते हैं। तो गरीब देशों के लोगों के पास क्या है कि भोजन और पानी का सही ढंग उपलब्ध नहीं है, बासी खाना है, गंदा पानी है। लेकिन रसिया का बात इसमें खटक रहा है। भारत में 2022 में इस संक्रमण के शिकार लोगों की संख्या 3.53 करोड़ विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 बताई गई है। इनमें 2.98 करोड़ हेपेटाइटिस बी। अब सोचिए, अगर 3 करोड़ लगभग लोग हेपेटाइटिस बी के अगर देश में रोगी घूम रहे हैं तो ये कितने बड़े एक परमाणु विस्फोट की तरह है। इनके संपर्क में जो भी आएगा, जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, वो सब हेपेटाइटिस बी के संक्रमण में आ सकते हैं। तथा 55 लाख लोग हेपेटाइटिस सी के शिकार थे। पीड़ितों की यह संख्या विश्व में इस संक्रमण के पीड़ित की कुल संख्या का 11.6% थी और विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी संक्रमण के प्रकोपों की स्थिति का खुलासा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट पर यह टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस, लिख लीजिए इसको, हुए स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि यह रिपोर्ट एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस संक्रमण रोकने में विश्व स्तर पर प्रगति होने के बावजूद मौतों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, ये मैं बता दूं कि भारत में हेपेटाइटिस बी के टीका लगभग 25 साल पहले दिए जा रहे थे।
फिर भी इसके बावजूद भी लोग इसके प्रति जागरूक पूरी तरह से नहीं हैं, इसलिए हेपेटाइटिस बी फैल रहा है भारत में। इसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत कम पीड़ितों के रोगों का निदान व इलाज हो पा रहा है। रिपोर्ट में अभी कहा गया है कि अगर तत्कालिक रूप से तेज कार्रवाई की जाए तो 2030 तक WHO उन्मूलन लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो सकता है। हेपेटाइटिस बी को भी लाइलाज माना गया है। अब इससे कुछ लोग इलाज का दावा करते हैं एलोपैथ में, हालांकि आयुर्वेद में इसके इलाज का पूर्ण दावा है लेकिन बहुत लोग अभी ऐसे देश में हैं जो आयुर्वेद पर भरोसा नहीं करते। हाल ही में कुछ एलोपैथिक कंपनियां बाबा रामदेव पर केस कर दी, पतंजलि पर, दिव्य फार्मेसी पर, और दिव्य फार्मेसी की 14 ऐसी दवाओं को बैन कर दिया गया जो बहुत से लोगों को काल के गाल से निकाल रही थी। हेपेटाइटिस बी के लिए लिवोग्रिड और लिवामृत ऐसी 2 दवाएं थी जो लोगों को हेपेटाइटिस बी से निकालती थी, उसे भी न्यायालय ने निकाल दिया। मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ, मुझे जॉन्डिस हुआ था, हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ था, लेकिन मैं यही 2 दवाएं खाकर पूर्णतः ठीक हो गया। तो पता नहीं कि देश में क्या चल रहा है और वेद से किस प्रकार देश में लोग कहीं काट रहे हैं। ये विवाद के विषय जिस पर एक मेरा पूरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास जाएगा। अब देखिए, एक ब्रैकेट में यहाँ पर रिपोर्ट दिया गया है, इसे हम लोग जान लें। पेरिस ओलंपिक खेलों के शुभारंभ से 100 दिन पूर्व ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी ओलंपिया में संपन्न किया गया। पेरिस ओलंपिक शुभारंभ से ठीक 100 दिन पूर्व ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी ओलंपिया में संपन्न किया गया। पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इन खेलों का शुभारंभ देखिए कब से होगा, 26 जुलाई 2024 को होना है। माने पेरिस ओलंपिक कब होगी, 26 जुलाई 2024। ओलंपिक खेलों की परंपरा के तहत इन खेलों से 100 दिन पूर्व ग्रीस में ओलंपिक खेलों के प्राचीन स्थल ओलंपिया एक समारोह का आयोजन हेलेनिक ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें सूर्य की किरणों से ओलंपिक मशाल जलाई जाती है। और इस परंपरा के तहत पेरिस ओलंपिक खेलों के शुभारंभ से 100 दिन पूर्व ओलंपिया में यह अनुष्ठान में ओलंपिया मशाल 16 अप्रैल 2024 को जलाई गई। बादल होने के कारण, सूर्य की किरणें उपलब्ध न होने के कारण वैकल्पिक तरीके से ग्रीक अभिनेत्री मैरी मीना ने इसे जलाया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक, याद रखिएगा, आईओसी के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, थॉमस बॉक की अध्यक्षता में हुई इस ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी में ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोलू भी उपस्थित थी। ओलंपिक मशाल के प्रज्वलन के साथ ही इस मशाल की यात्रा प्रारंभ हो गई और ग्रीस के विभिन्न शहरों के बाद भूमध्य सागर को पार करते हुए फ्रांस के मार्सिले यहाँ पहुंची और 8 मई 24 से पूरे फ्रांस में इसकी यात्रा होगी, जिसमें 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में यहाँ पहुंचेगी। खेलों के समापन पर ही इसे बुझाया जाएगा। ओलंपिक मशाल प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक खेलों के बीच जुड़ाव का एक कड़ी माना जाता है। तो ये रहा आज का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। कल हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के बारे में। तो आप लोग प्रतिदिन हमारे क्लास में प्रतियोगिता दर्पण का लाभ ले सकते हैं और इसे हम समझा भी देते हैं आपको, जो आपको याद करने में आसानी होगी और आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चले जाएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और आप वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो वैश्विक भूख रिपोर्ट है या अन्न की बर्बादी है, इसमें एक अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास कल होगी।